नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सर सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एफर्ट इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नरेशन की एक शानदार क्लास, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक शानदार क्लास जिसमें आप पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं में तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। जैसे आपकी राजस्थान जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसके लिए, और राजस्थान फोर्थ क्लास की जो है उसके लिए आएगी। आपकी रीट मेंस में भी काम आएगी। तो ये शानदार क्लास आपके लिए हम लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, नरेशन शब्द जो है, नरेशन शब्द एक नाउन है। नरेशन शब्द क्या है? एक नाउन है जो वर्ब नरेट से बना है। नरेट से बना है जिसका अर्थ होता है कहना या बताना। ठीक है, नरेशन शब्द जो है वो एक नाउन है, और नाउन जो है वर्ब किससे बना है? नरेट से। नरेट का मतलब होता है कहना या बताना। अर्थात हम जब किसी बात को कहते हैं या बताते हैं तो वो आपकी नरेशन में होती है। ठीक है, इंग्लिश में हम जो भी बात कहते हैं उसको, बात को कहने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो। पहला है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी हम किसी बात को डायरेक्ट वे में कह रहे हैं, तो वो आपका डायरेक्ट स्पीच होगा। और अगर हम उस बात को इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं तो वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होगा। ठीक है, चलिए, यानी नरेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है, देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है, इन डायरेक्ट स्पीच वी रिपीट द ओरिजिनल स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स। यानी स्पीकर के शब्दों को ज्यों का त्यों कहना, यानी उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को एज इट इज कहना। एग्जैक्ट वर्ड्स को एज इट इज कहना। एज इट इज, ज्यों का त्यों मतलब एज इट इज। ठीक है, एज इट इज कहना क्या कहलाता है? आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। स्पीकर के शब्दों को ज्यों का त्यों, यानी उसके शब्द जो उसने कहे थे उस शब्दों को वैसे ही कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू आगरा टुडे। जैसे उसने मुझसे कहा था कि मैं आज आगरा जा रहा हूं, तो उसने जो भी शब्द मुझसे कहे थे मैंने उनको एज इट इज, यानी एग्जैक्ट जो वर्ड्स थे उसके, उनको मैंने यहां दोहराया है। आई एम गोइंग टू आगरा टुडे, यानी आज मैं आगरा जा रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गए स्पीकर के जो शब्द थे, उसके जो शब्द थे मैंने उनको यहां दोहरा दिया है। तो स्पीकर के शब्दों को ज्यों का त्यों कहना आपका क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एक बात याद रखनी है, डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के जो शब्द हैं उनको इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है। इन्वर्टेड कॉमास, ये वाले जो कॉमा हैं, इनमें आपको उसके शब्दों को रखना होता है, जैसे ये लग रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच की। तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन से? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब
क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला क्लॉज। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाले क्लॉज को अपन क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको अपन शॉर्ट में बोले तो आरवी। क्या बोलते हैं? आरवी। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? आरवी। ऐसे ही रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमास। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले क्लॉज को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी जो अंदर वाला हिस्सा है उसको अपन क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। यानी शॉर्ट में बोले तो आर एस। ठीक है, क्या कहते हैं? आर एस। देखो, जैसे ही सेड टू मी, ये तो हो गया इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला हिस्सा, तो ये हो गया आपका आरवी। और ये हो गया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा, इसको कहते हैं आर एस। जो कॉमास हैं इनके अंदर वाला तो कहलाएगा आपका आर एस और बाहर वाला कहलाएगा आपका आरवी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अब क्या इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? when the words of the speaker are reported without quoting the actual words। यहाँ actual words का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स का यूज ना करके स्पीकर के शब्दों को अपने शब्दों में कहना या लिखना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब जो हमसे किसी ने बात कही थी उसको हम अपने शब्दों में कहें या उस बात को अपने शब्दों में लिखें, उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए एग्जांपल से, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट ही वॉज गोइंग टू आगरा दैट डे, कि वो उस दिन आगरा जा रहा था। ठीक है, वो उस दिन आगरा जा रहा था, तो इस बात को हमने अपने शब्दों में लिखा है। उसने तो मुझसे कहा था, डायरेक्ट स्पीच में तो कहा था कि मैं आगरा जा रहा हूं, और इस बात को मैंने अपने शब्दों में कह दिया। क्या कह दिया? कि उसने मुझसे बताया था, उसने मुझसे कहा था कि वह उस दिन आगरा जा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। यानी इसमें क्या करते हैं अपन? इसमें क्या करते हैं अपन? इसमें करते हैं जो स्पीकर के शब्द हैं उनको हम अपने शब्दों में लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते या बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखो, अब बात कर रहे हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच की, तो एक बात हमें याद रखनी है कि इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के जो शब्द हैं या उसका आशय है, उसका जो मतलब है, उसका जो भाव है, वो नहीं बदलता है। स्पीकर ने जो हमसे कहा है वो नहीं बदलता है, उसके कहने का आशय नहीं बदलता है। केवल उसके कहने का तरीका बदल सकते हैं हम, उसके कहने के तरीके को बदल सकते हैं, लेकिन उसके कहने के मतलब को नहीं बदल सकते। ठीक है, चलो एक बात और याद रखनी है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के सेंटेंस को पहचाने बिना हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदल सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस हमारे लिए दिया है उस सेंटेंस को पहचानना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। देखो, सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस अंग्रेजी में 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के वाक्य हैं जिनको हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। कैसे बदलते हैं आगे हम बात करते हैं। देखो, डायरेक्ट स्पीच से हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की बात करेंगे तो हमें कुछ नियमों की जरूरत होगी, कुछ रूल्स की जरूरत होगी। ये रूल्स जो हैं उनको हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है आपका जनरल रूल्स और दूसरा होता है स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स की बात करें तो जनरल रूल्स ऐसे नियम होते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं जो सभी प्रकार के वाक्यों पर लागू होते हैं। जनरल रूल्स यानी सभी प्रकार के वाक्यों, यानी 5 प्रकार के वाक्यों पर लागू होंगे, 5 प्रकार के वाक्यों पर लागू होंगे। ठीक है, जनरल रूल्स क्या होते हैं?
जो सभी प्रकार के वाक्यों पर लागू होते हैं, अर्थात 5 प्रकार के वाक्यों पर लागू होंगे। स्पेशल रूल्स का मतलब होता है कि स्पेशल रूल्स केवल प्रत्येक प्रकार के वाक्य के लिए, प्रत्येक प्रकार के स्पेशल जो रूल्स हैं, स्पेशल जो रूल्स हैं वो प्रत्येक प्रकार के वाक्य के लिए क्या होंगे, अलग अलग, अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग होते हैं। चलो आगे बात करते हैं। देखिए जनरल रूल्स की हम बात करें तो जनरल रूल्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका चेंज ऑफ टेंस, यानी हमें टेंस किस तरह से चेंज करना होता है। दूसरा चेंज ऑफ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स को किस तरह से चेंज करना है। और तीसरा प्रकार का है आपका चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम शोइंग वर्ड्स, यानी प्लेस और समय दर्शाने वाले शब्दों को हमें किस तरह से चेंज करना है। ये 3 प्रकार के चेंजेस हमें करने होते हैं, ये नियम हमें याद रखने होते हैं। तो हम पहली बात करेंगे यहाँ चेंज ऑफ टेंस की। चेंज ऑफ टेंस की, टेंस हमें किस तरह से चेंज करना है। चेंज ऑफ टेंस की अगर हम बात करें तो यदि पहला नियम है, यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। यदि आरवी मतलब ये वाला इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो हिस्सा है वो आपका आरवी है। ठीक है, क्या है, आरवी। तो यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी आरएस का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं, जैसे आरती सेज, सेज यानी एस ई एस लग रही है वर्ब में, तो ये कहां कहां आता है, प्रेजेंट में। तो आर भी प्रेजेंट में दिया है तो हमें आरएस के टेंस में भी कोई बदलाव नहीं करना है। तो वाक्य बनेगा आरती सेज। साधारण वाक्य में हम बात करें तो कनेक्टिव इन चिन्हों को हटाने के लिए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हमें चिन्ह जो लगाना है वो लगाना है आपका दैट। ठीक है, कनेक्टिव क्या लगाना है, दैट। इसके बाद हम बात करें आगे तो आई देखो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, ये हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है अपना, यहाँ सब्जेक्ट है आरती, आरती यानी फीमेल, फीमेल के लिए अपन यूज करते हैं प्रोनाउन सी। ठीक है, आई, आई की जगह पे क्या रख दिया हमने, सी। इसके बाद लाइक, आई के हिसाब से देखो लाइक वर्ब फर्स्ट थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो सी के हिसाब से हमें क्या लगाना है, लाइक्स, सी लाइक्स स्वीट्स। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, आरती सेज दैट शी लाइक्स स्वीट्स, मतलब आरती ने कहा कि उसे मिठाइयां पसंद हैं। ठीक है, आरती कहती है कि उसे मिठाइयां पसंद हैं। चलो आई होप समझ में आ रहा होगा, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो और लाते रहें। और वीडियो पर कमेंट भी करना ना भूलें। चलो आगे चलते हैं। देखिए दूसरा वाक्य है हेमंत विल से, हेमंत विल से। यहां विल से कहां आता है, फ्यूचर में। तो फ्यूचर की अपन बात करें तो आर भी फ्यूचर में है तो इसका मतलब आर एस का टेंस चेंज नहीं होगा। तो वाक्य बनेगा आपका हेमंत, हेमंत विल से। आपका कनेक्टिव आ गया दैट, साधारण वाक्यों में कनेक्टिव दैट आता है। यहाँ फिर से फर्स्ट पर्सन का आई है, आई बदलेगा आपका हेमंत के हिसाब से, तो यानी ही। ठीक है, विल लर्न इंग्लिश, ही विल लर्न इंग्लिश, यानी आपका वाक्य हो गया हेमंत ने जो कही थी कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा, तो वही बात हमने यहाँ कही है, उसके कहने का भाव नहीं बदला है, केवल उसके कहने का तरीका बदला है। तो पहला नियम यह था टेंस चेंज का कि हमें आर भी अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आर एस को चेंज नहीं करना है, आर एस को चेंज नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट दूसरा नियम है
दूसरा नियम है आपका, देखो, यदि आरएस में यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य यानी ऐसी बातें जो पूरी दुनिया में सच हैं, ठीक है। प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें, कहावतें या मुहावरे, कहावतें या मुहावरे, ठीक है। मैथमेटिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट यानी गणितीय तथ्य, गणितीय तथ्य, ठीक है, गणितीय तथ्य। इसके अलावा हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य, ठीक है। इसके अलावा साइंटिफिक फैक्ट की भी बात करें, साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य, ठीक है, वैज्ञानिक तथ्य। इनके अलावा हैबिचुअल एक्ट्स यानी हैबिचुअल एक्ट आदतन कार्य, आदतन कार्य दिए गए हों तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी आरएस में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्ब्स है, मैथमेटिकल फैक्ट है, या हिस्टोरिकल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, या हैबिचुअल फैक्ट है, तो आरएस के टेंस में भी कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। जैसे द टीचर सेड, एक एग्जांपल दिया है, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, टीचर ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पूर्व में उगता है। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल मतलब, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक सत्य। देखो तो वाक्य बनेगा द टीचर सेड दैट, इसके बाद में टेंस चेंज होगा नहीं, द सन थर्ड पर्सन है तो सन भी चेंज नहीं होगा, द सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए आगे, आगे एक और वाक्य है, एक और सेंटेंस है। माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है वो यानी ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब यानी कहावत है, ठीक है, कहावत है, तो इसका टेंस चेंज नहीं करना है। तो वाक्य बनेगा माई फादर, सेड टू को अपन टोल्ड में बदलते हैं, ठीक है दोस्तों, कहां बदलते हैं, टोल्ड में। साधारण वाक्य होता है तो सेड टू टोल्ड में बदला जाता है, तो टोल्ड मी। कनेक्टिव के रूप में अपन लगाते हैं दैट साधारण वाक्यों में। अफर्मेटिव सेंटेंस जो हैं उनको जोड़ने के लिए अपन कनेक्टिव के रूप में क्या यूज करते हैं, दैट, दैट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। समझ में आया होगा, दोबारा से देख लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए मैंने कहा था आरएस में अगर प्रोवर्ब्स दे रखी है तो आरएस का टेंस चेंज नहीं करना है, तो वाक्य ऐसे बनेगा माई फादर, माई फादर। सेड टू अभी मैंने बताया था टोल्ड में बदलना है, कनेक्टिव के रूप में अपन दैट का यूज करते हैं, दैट, एक मिनट, टोल्ड मी, कनेक्टिव के रूप में क्या लगाना है, दैट, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट।
देखिए अगला नियम है नियम तीसरा। तीसरा नियम कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरबी, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो हिस्सा है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरबी होता है। तो आरबी अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज होगा। ठीक है, किसमें चेंज होगा? पास्ट टेंस में। यदि आरबी आपकी पास्ट टेंस में दे रखी है तो हमें आरएस भी पास्ट टेंस में चेंज करना है। आरएस की इसमें करना है पास्ट में, अपने अनुगामी पास्ट टेंस में चेंज करना होता है। किस तरह से चेंज करते हैं वो हम जानते हैं। ठीक है, जान लेते हैं। देखिए देखो, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है तो हम किस तरह से चेंज करेंगे? देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई ई एस लगा हुआ है तो हम उसको वर्ब सेकंड में चेंज कर देते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर डूडज के साथ वर्ब फर्स्ट दे रखी है, डूडज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो उसको हमें डिड प्लस वर्ब फर्स्ट में चेंज करना होता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी है कि अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो उसमें हमें वर्ब सेकंड यूज करनी है। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसका इस्तेमाल हमें करना है वाक्य प्रश्नवाचक हो तो। अगर नेगेटिव है तो हमें डिड प्लस वर्ब फर्स्ट ही लगानी है। ठीक है, चलिए एजआरएम के साथ आईएनजी वाली फॉर्म दे रखी है वर्ब की तो हमें वॉज वर्ब के साथ आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो उसको अपन हैड प्लस वर्ब थर्ड में चेंज कर देते हैं। ऐसे ही हैज हैव के साथ बीन दे रखी है तो उसको हमें हैड बीन में चेंज करना है। और अगर वर्ब सेकंड दे रखी है, डिड प्लस वर्ब फर्स्ट दे रखा है तो उसको हमें हेड प्लस वर्ब थर्ड में चेंज करना है। हेड प्लस वर्ब थर्ड में चेंज करना है। वर्ब सेकंड हो या डिड प्लस वर्ब फर्स्ट हो तो उसको कहां चेंज करना है? हेड प्लस वर्ब थर्ड में। ठीक है, इसके बाद अलावा बात करें तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब आईएनजी हो तो उसको हेड बीन प्लस वर्ब आईएनजी में चेंज करना है। आगे हेड प्लस वर्ब थर्ड हो या हेड बीन के साथ वर्ब आईएनजी दे रखी हो, हेड प्लस वर्ब थर्ड हो या हेड बीन के साथ वर्ब आईएनजी दे रखी हो तो इनको हमें चेंज नहीं करते हैं, यानी जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे बात करें, देखो विल वुड में चेंज होगा, सेल शुड में चेंज होगा। ठीक है, कैन जो है आपका कुड में, मे आपका माइट में चेंज होगा। मस्ट को हम मस्ट या हेड टू में चेंज कर देते हैं, मस्ट को मस्ट रहने देते हैं या फिर हेड टू में चेंज कर देते हैं। इसके अलावा और कोई मॉडल्स है आपका, जैसे वुड है, कुड है, शुड है, कुड है, माइट है, ऑट टू है, यूज टू है, हेड टू है, ये सेम रहते हैं, अर्थात इनको चेंज नहीं करते हैं, ये सेम ही यूज होते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको टेंस चेंज करना आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके हिसाब से हमें वर्ब यूज करनी है। चलिए टेंस चेंज के बाद हम आगे बात करते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन की। प्रोनाउन किस तरह से हमें चेंज करना है इससे पहले हम एक बार प्रोनाउन की टेबल देख लेते हैं। देखिए प्रोनाउन जो है वो आपके पर्सन के हिसाब से 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपके आई और वी यूज होते हैं, सेकंड पर्सन में आपका यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। ठीक है, इस तरह के प्रोनाउन आते हैं। तो इनमें हमें किस तरह से रखना है, एक चीज याद रखनी है, अगर हमें सब्जेक्टिव केस की जरूरत है तो हमें इसी में से यूज करना है, अगर हमें ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है तो ऑब्जेक्ट ही यूज करना है, पजेसिव केस की जरूरत है तो पजेसिव केस के स्थान पर पजेसिव केस ही यूज करना है, और पजेसिव प्रोनाउन के स्थान पर हमें पजेसिव प्रोनाउन ही यूज करना है। ठीक है, तो देखिए आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन, और पजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ। ऐसे ही यू जो है सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। पजेसिव एडजेक्टिव यू का योर होता है और पजेसिव प्रोनाउन यू का योर्स होता है।
ऐसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यू का क्या होता है, योरसेल्फ होता है। तो इस तरह से हमें इस प्रोनाउन टेबल को याद रखना है। ठीक है, एक चीज का याद रखना है कि अगर हमें सब्जेक्ट के स्थान पर जरूरत है तो हमें सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस ही यूज करना है, और ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो हमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट की ही केस यूज करना है। ठीक है, आप एक बार इस प्रोनाउन चार्ट को देख लो। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं, तो हमें प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स चेंज कैसे करने हैं वो हमें याद रखना है। कैसे करने हैं, देखो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन एस ओ एन वटा एक दो तीन, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज के अनुसार बदलना है। देखिए फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, आई और वी, ये हमें सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करने हैं। सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू, यू हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना होता है। और थर्ड पर्सन में आपका नो चेंज रहता है, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर दे रखे हैं तो हमें वो नहीं बदलने हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे ये याद रखना, ये फॉर्मूला SON वटे एक दो तीन, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो कुछ स्पेशल नियम है। अगर कंडीशन ऐसी आती है जहां ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो फिर उस कंडीशन में हमें किस तरह से यू को चेंज करना है, क्योंकि सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो उस यू को हमें कैसे चेंज करना है उसके लिए कुछ चीजें हमें याद रखनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। यदि आर एस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू है, यदि आर एस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू है और आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो आर एस के सेकंड पर्सन यू को इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट या थर्ड पर्सन प्रोनाउन में बदलते हैं। यानी इस सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू को हम किस तरह से बदलेंगे, या तो फर्स्ट पर्सन में बदलेंगे या थर्ड पर्सन प्रोनाउन में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए इस वाक्य को, नेहा सैड, कनेक्टिव साधारण में मैंने बताया था दैट आता है, दैट। अब देखो यू सेकंड पर्सन है लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको याद होगा अभी मैंने बताया था सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें इसको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चेंज करना है, तो आई। इसके अलावा अब आगे बात करें तो टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब फर्स्ट कहां बदल जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, टॉट। ठीक है, टॉट माई, माई फिर से फर्स्ट पर्सन का एडजेक्टिव है, यानी आई का एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो यहां हो जाएगा नेहा के हिसाब से, नेहा फीमेल है, फीमेल के लिए अपन सी लगाते हैं, और सी का एडजेक्टिव क्या होता है, हर, तो हर ब्रदर। ठीक है, वाक्य कैसे बना, नेहा से नेहा सैड, कनेक्टिव दैट, आई टॉट, आई टॉट हर ब्रदर, हर ब्रदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2, नियम बी कह रहा है यदि आर एस में सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन यू है तथा आर बी का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, आर एस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू है और आर बी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है,
आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो आरबी का जो सब्जेक्ट है, आरबी का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है यानी आई है, ठीक है, या वी है, तो उस यू को हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदलते हैं, ठीक है। यानी देखो आर एस का सेकंड पर्सन यू है, आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, और इसके अलावा आरबी का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का है, तो हम इस यू को थर्ड पर्सन प्रोनाउन में बदलते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में बदलते हैं। कैसे देखो, आई सैड, कनेक्टिव हो गया आपका दैट। अब यू को कहां बदलना है हमें, थर्ड पर्सन में, यानी ही, ठीक है, या लड़की माने तो अपन सी लिख देते हैं। एजआरएम कहां बदलते हैं आपके, वॉज वर में, तो वॉज लेबोरियस। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे आपका चेंज ऑफ प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स चल रहा है, तो 2 पॉइंट हमने समझ लिए हैं। तीसरी कंडीशन है, यदि आरएस में सब्जेक्ट वी का प्रयोग, सब्जेक्ट वी का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति या कहें तो संपूर्ण जीवों के लिए हुआ हो, सब्जेक्ट वी का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति या संपूर्ण जीवों के लिए हुआ हो, तो उसे नहीं बदला जाता है, उसे नहीं बदला जाता है, यानी वी को हम चेंज नहीं करते हैं। तो देखो वाक्य बनेगा, दे सैड, कनेक्टिव आपने लगा लिया हमने दैट, इसके बाद वी को हमें चेंज नहीं करना। देखो वाक्य दिया है, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी हम बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। तो क्या हम ही नहीं रह सकते हैं, क्या आप लोग नहीं रह सकते हैं, या प्रत्येक जीव पानी के बिना नहीं रह सकता? तो आप कहेंगे गुरुजी प्रत्येक जीव पानी के बिना नहीं रह सकता है, तो यानी ये बात क्या हो गई, यूनिवर्सल ट्रुथ की हो गई। तो यूनिवर्सल ट्रुथ की हो गई, तो यानी टेंस भी आपका चेंज नहीं होगा, टेंस भी चेंज नहीं होगा। तो वाक्य कैसे बनेगा, दे सैड, कनेक्टिव आपने लगा दिया दैट, इसके बाद वी, और वी के बाद हमें टेंस चेंज नहीं करना है, तो कैन को कुड में नहीं बदलना है, कैन नॉट, कैन नॉट लिव विदाउट, विदाउट वाटर, ठीक है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एक वाक्य और देख लेते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू, देखो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, वैसे आगे भी और भी चर्चा कर लेंगे अपन। तो सेड टू आपका टोल्ड में बदलता है, किस में बदलता है, टोल्ड में, टोल्ड मी। अब देखो वाक्य दिया है, वी आर मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है नासवान, मतलब प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक जीव यहाँ कैसा है, नासवान है। तो उसने मुझसे कहा कि हम मॉर्टल हैं यानी नासवान हैं, तो ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी इटर्नल ट्रुथ है, इटर्नल शाश्वत सत्य है। तो शाश्वत सत्य की अपन बात करते हैं, तो टेंस चेंज नहीं करना है, टेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो टोल्ड मी, कनेक्टिव क्या लगाते हैं अपन, दैट, दैट के बाद हमें वी भी चेंज नहीं करना, यानी मैं ही नासवान नहीं हूं, सभी जीव नासवान हैं, सभी जीव नासवान है, तो वी चेंज नहीं होगा और टेंस भी चेंज नहीं होगा, तो वी आर मॉर्टल। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे प्लेस एंड टाइम वर्ड्स जो हैं वो किस तरह से हमें चेंज करने हैं, ठीक है। प्लेस और टाइम वाले शब्द जो हैं वो हमें किस तरह से चेंज करने हैं, तो देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ हमें प्लेस और टाइम वाले शब्द भी बदलने होते हैं। कैसे बदलेंगे, देखो अगो को हम बिफोर में बदल देते हैं, अगो को किस में बदल देते हैं, बिफोर में बदल देते हैं, ठीक है। अगो को किस में बदल देते हैं, बिफोर को। साथियों इनको याद नहीं रखना है तुम्हें, ये बहुत
रेयर यूज होते हैं, इसलिए इनको मैं यहां से हटा देता हूं। देखो हेयर को अपन देयर में चेंज करेंगे। इसके अलावा लास्ट नाइट है तो लास्ट को हम द नाइट बिफोर या द प्रीवियस नाइट में चेंज कर देते हैं, द प्रीवियस नाइट में चेंज कर देते हैं। ऐसे ही लास्ट वीक को अपन द वीक बिफोर या द प्रीवियस वीक में चेंज करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका बदलता है द वीक आफ्टर में या द फॉलोइंग वीक में, ठीक है, द फॉलोइंग वीक में, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर बदलती है आपकी द फॉलोइंग ईयर में। नाउ बदल जाता है आपका देन में, नाउ कहां बदल जाता है देन में। ऐसे ही दीज बदल जाता है आपका दोज में, दिस बदलता है दैट में, और दिस वीक बदलता है आपका दैट वीक में। 10 को अपन बदलते हैं सो में, और इसके अलावा टुडे जो है वो आपका दैट डे में बदल जाता है। टुमारो जो है वो आपका द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में बदलता है। टुनाइट की बात करें, टुनाइट की बात करें तो टुनाइट आपकी दैट नाइट में चेंज होती है, और यस्टरडे जो है अब आपका द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में बदलता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आज चर्चा की है जनरल रूल्स की। किसकी चर्चा की है? जनरल रूल्स की। जनरल रूल्स जो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जरूरत होती है, ठीक है। तो हम आपके लिए अगली वीडियो में बात करेंगे स्पेशल रूल्स की। स्पेशल रूल्स की बात करेंगे तो हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमें अफर्मेटिव सेंटेंस को यानी असर्टिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस को हमें किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, और इसके अलावा हम बात करेंगे आपसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से चेंज करना है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ते रहें इंग्लिश विद रवि सर। धन्यवाद।